हे एवरीवन, वेलकम इन क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन जो कि क्लैट, एलेट, क्लैट पीजी, एनएलएसएट, डीयू एलएलबी या और भी जितने भी लॉ एंट्रेंस टेस्ट आप देंगे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बिना समय गंवाए आगे बढ़ते हैं एंड शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। सबसे पहले देखिए, क्लैट पॉइंट आपको ऑफर करता है क्लैट पीजी, क्लैट यूजी, एनएलएसएट, डीयू एलएलबी, इन सभी के कोर्सेज मॉक टेस्ट 2023 के बैचेस हमारे चल रहे हैं, 2024 के बैचेस हमारे चल रहे हैं। अभी 2023 के लिए हमने क्लैट पीजी का मॉक टेस्ट लॉन्च किया है, क्लैट यूजी का हमारा मॉक टेस्ट लॉन्च हुआ है, क्लैट पीजी 2023 के लिए हमने क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, क्लैट यूजी 2023 के लिए क्रैश कोर्स लॉन्च किया है। आप इन सभी कोर्सेज में इनरोल करने के लिए क्या कर सकते हैं, आप डिस्क्रिप्शन से हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वहाँ से आप इन कोर्सेज के डेमो क्लासेस देख सकते हैं, आप डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर भी है हमारी टीम का, आप उनको कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। अगर आप घर बैठे बैठे क्लैट पॉइंट का बुक्स एंड मॉक्स चाहते हैं तो यू कैन बाय क्लैट पॉइंट मैजिक बॉक्स, जिसमें आपको 7 बुक्स आपके घर पे कुरियर होंगी और इनमें से जिस भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे उसके मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल रहेंगे। तो आई होप आपको इतनी चीज़ें क्लियर हुई हों। आगे बढ़ते हैं एंड शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। देखिए, सबसे पहले जो है एक न्यूज़ आई है रिगार्डिंग पैनल टू स्टडी सुप्रीम कोर्ट स्टेटस ऑफ दलित पोस्ट कन्वर्जन। कल भी मैंने ये आर्टिकल आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था कि किस तरीके से ये मामला सामने आ रहा है कि क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है या मुस्लिम कम्युनिटी जो है उसमें जो दलित कन्वर्ट हुए थे वो लोगों को रिजर्वेशन क्यों नहीं मिल रहा है एससी कैटेगरी में। अभी हुआ क्या है, अभी इसमें देखिए नया अपडेट देखने को मिल रहा है गाइस। वो ये देखने को मिल रहा है कि 3 मेंबर कमीशन बनाई गई है जो कि एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया केजी बालकृष्णन के द्वारा हेड करी जाएगी और 2 इयर्स के अंदर जो है इनको अपनी रिपोर्ट सबमिट करने को कहा है। क्या है ये पूरा मामला, एक बार हमने कल भी देखा था, फिर से एक बार देख लेते हैं। द 1950 लॉ provides for only those belonging to Hindu, Sikh और Buddhist communities to be categorized as SC। और ये क्यों हुआ था, क्योंकि केलकर पैनल के बारे में मैंने आपको बताया था 1955 में उन्होंने जो है वो रिकमेंड किया था एंड 1983 में उन्होंने रिकमेंड किया था, जिसके चलते हुए 1956 के अंदर बुद्धिस्ट कम्युनिटी को और 1990 के अंदर जो है आपका उल्टा बोल दिया, 1956 में सिख कम्युनिटी में और 1990 में बुद्धिस्ट कम्युनिटी में जो लोग दलित पहले कन्वर्ट हुए थे उन लोगों को भी रिजर्वेशन एसटी कैटेगरी में मिलने लगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें क्या आर्ग्यूमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें आर्ग्यूमेंट ये है कि देखिए जो एससी कैटेगरी थी बेसिकली आज़ादी से पहले जो अनटचेबल जिनको ट्रीट किया जाता था, जिनके साथ इस तरीके का भेदभाव होता था, उनको एससी कैटेगरी में रखा जाता है। लेकिन ये एससी कैटेगरी या फिर जो ये अनटचेबिलिटी की प्रथा थी हमारे देश के अंदर, ये सिर्फ हिंदू वर्ग में थी। बुद्धिस्ट की अगर आप बात करें, चाहे सिख कम्युनिटी की बात करें, ये स्टिल काउंट इन हिंदुज्म, लेकिन क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम जो है वो हिंदुज्म में नहीं आता है। इसके चलते हुए ये जो कैटेगरी है एससी कैटेगरी वहां पे नहीं दी जा सकती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी आर्गुमेंट अपने जगह पे काफी हद तक जायज है, क्योंकि देखिए जो अनटचेबिलिटी की प्रथा थी दैट वाज ओनली इन हिंदूज, और सिख कम्युनिटी है या फिर आपकी बुद्धिज्म कम्युनिटी है, ये हिंदू ही कम्युनिटी के पार्ट होते हैं। इवन जैन को भी आप हिंदू कम्युनिटी का ही पार्ट मानते हैं। तो यहाँ पे इनको मिल रहा है, समझ में आ रहा है, लेकिन क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम के अंदर तो था ही नहीं अनटचेबिलिटी, तो वहाँ पे फिर एसटी कैटेगरी में कैसे रिजर्वेशन मिल सकता है। तो ये चीज़ें देखी गई। 3 मेंबर कमीशन बनाई गई है विच विल बी हेडेड बाय सीजीआई, एक्स सीजीआई केजी बालकृष्णन। आई होप थिंग्स गॉट क्लियर इन योर माइंड। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये तो बता ही दिया मैंने, है ना। अभी यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, नोबल पीस प्राइज मिला है, फ्राइडे के दिन अनाउंस किया गया है बेलारूस, रशिया एंड यूक्रेन के 3 संस्थान और लोगों को। ठीक है, कैसे, सबसे पहले देखिए एलेस बेलिस्टकी, एक प्रोमिनेंट बेलारूस के राइट एक्टिविटिस्ट एंड फाउंडर ऑफ वियसना ह्यूमन राइट सेंटर, इनको जो है यहाँ पे बेलारूस के थे, इनको नोबेल पीस प्राइज दिया। देखो इन पे ना, इनके ऑर्गेनाइजेशन पे या फिर ये कहाँ के, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो क्योंकि ये पीस प्राइज ना बड़ा विचित्र तरीके से दिया गया है, तो ये बहुत अच्छे से कर लेना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। और ये किस चीज़ से रिलेटेड थे, क्या थे, वो भी बहुत अच्छे से कर लेना। फिर देखिए रशियन जो संस्थान है उसका नाम है मेमोरियल।
1987 में ये फॉर्म हुई थी। ये रशिया के अंदर जितने भी ह्यूमन राइट वायलेशन होते थे उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती थी बाहरी कंट्रीज को, या फिर उसको सामने रखने की कोशिश करती थी। इसके बाद सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज जो है ये 2007 में फाउंड हुई थी। यूक्रेन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और इसने जो है रशियन वॉर क्राइम्स अगेंस्ट द यूक्रेनियन सिविल पॉपुलेशन जब से फरवरी से इन्वेड हुआ है तब से इन्होंने उसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें सामने रखी हैं। तो ये यहाँ पे किया गया है। देखो आप मानो चाहे ना मानो, नोबेल प्राइज में भी कहीं ना कहीं यूएसए इन कंट्रीज का इन्फ्लुएंस रहता है, तो रशिया के अगेंस्ट में तो वो होना ही था। लेकिन आप ये देखिए कि यहाँ पे यूक्रेन में सपोर्ट किया गया है काइंड ऑफ कि रशिया का जो है सप्रेशन हो रहा है, रशिया सप्रेशन कर रहा है यूक्रेन का, और उसके अगेंस्ट में जो चीज़ें दिखा रहा है वो उसको यहाँ पे पीस प्राइज दिया है। तो बहुत डायनामिक्स एंड बहुत जियोपॉलिटिक्स रहती है इन अवार्ड्स के अंदर भी। आपको याद होगा लास्ट ईयर रवीश कुमार जी को, किसमें जल्दी बताओ, देखें कितने जल्दी क्लिक करते हो आप लोग। ठीक है, तो मैंने आपको कुछ ट्रिक्स बताई थी जिसके थ्रू जो है आप नोबेल प्राइजेस याद कर सकते हो। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो में, मेडिसिन में आपसे पूछ लेंगे कि किस लिए दिया था, बट पीस में ना ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें मैचिंग वाले भी क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर किस कंट्री से थे, कहाँ इनकी ये ऑर्गेनाइजेशन फाउंड हुई, तो ये पीस वाला अच्छे से कर लेना। ठीक है, अब इसके लिए भी आप एक शॉर्टकट ट्रिक जो मैंने बनाई है वो आप ध्यान रख सकते हो, अगर इच्छा लगे तो कर लीजिएगा। ठीक है, तो एलिस मेमोरियल सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया। आपको क्या याद करना है, एलिस मेमोरियल सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया। सबसे पहला नाम एलिस, दूसरा नाम मेमोरियल, तीसरा नाम सेंटर। इस तरीके से नोबेल पीस प्राइज आप इस साल का याद कर सकते हो। नोबेल प्राइजेस की पूरी इतिहास, पूरी हिस्ट्री हमने ऑलरेडी 2-3 सेशंस में देख ली है, उसको फिर से यहाँ पे रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। ट्रिक क्या बनी है अपनी, एलिस मेमोरियल सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया। एलिस देखो नाम जो है ना बेलारूस के लोग रखते हैं, तो बेलारूस का हो गया। मेमोरियल जो है ना रशिया में बहुत बनाए जाते हैं, तो मेमोरियल रशिया का हो गया। और सेंटर जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूक्रेन से लोगों को लाने में मदद करी थी, तो सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज कहाँ की होंगी, यूक्रेन की होंगी। देखो ये सब ट्रिक्स हैं, ऐसे ऐसे रिलेट करके याद रखना होता है बस। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, एलिस जो है बेलारूस के लोग नाम रखते हैं, इसलिए एलिस बेलारूस से रिलेट हो गया। सेंटर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूक्रेन से लोगों को लाया था, हमारे देश के जो बच्चे फंसे हुए थे, तो यूक्रेन सेंटर हो गया। मेमोरियल, रशिया में मेमोरियल लोग बनाते हैं, तो मेमोरियल कहाँ का हो गया, रशिया का हो गया। इस तरीके से कहानी कुछ भी करके बकवास करके याद कर लो बस, वो इंपॉर्टेंट है। रशियन कोर्ट ऑर्डर सीजर ऑफ मेमोरियल मॉस्कोज ऑफिस, तो जैसे ही पीस प्राइज मिला मेमोरियल को, उसके मॉस्को ऑफिस को रशियन कोर्ट ने सीज करने का आदेश दे दिया है। ऑल दो ये संस्थान तो ऑलरेडी मुझे जो याद आ रहा है 2020 में ही इसको बिल्कुल खत्म करने की ऑर्डर दे दिया गया था रशिया के द्वारा, तो अब जो है यहाँ पे ये भी देखने को मिला है। अब देखो आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में ना आर्टिकल बहुत खास कुछ थे नहीं, तो अब मैंने क्या किया, मैंने फिर टाइम्स ऑफ इंडिया पकड़ा, इंडियन एक्सप्रेस पकड़ा और बिजनेस लाइन पकड़ा। तो एक आर्टिकल देखो, पेटेंट एक्ट पे ना आपके एग्जाम में भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, मॉक में भी हम डालते हैं। इवन कल जो हमने टेलीग्राम पे एक मॉक डाला था उसमें भी हमने पेटेंट एक्ट पे क्वेश्चन डाला था जीके के अंदर। तो फिर मैंने वो पेटेंट वाला एक आर्टिकल उठाया, और पेटेंट एक्ट को हम समझते हैं, अगर आपके एग्जाम में आएगा तो आप गलत नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए। तो द डिसीजन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस जॉय बिडेन टू सपोर्ट, अरे फिर से हो गया ये ना, देखो ये मैंने थोड़ी सी आपको एक रिलेवेंस डाली है पेटेंट लॉज के बारे में, पेटेंट एक्ट के बारे में, कि कहाँ से ये चीज़ें न्यूज़ में आई थी। फिर हम आएंगे पेटेंट एक्ट के बारे में। देखो आपको याद होगा जब कोविड-19 हुआ था, उस समय जब वैक्सीन बनी थी, तब यूएस और बाकी कंट्रीज से ना इंडिया ने एक वो मांगी थी, डिमांड करी थी कि भाई ये जो आपके यहाँ की जो दवाइयाँ बनाई गई हैं आपके यहाँ की कंपनीज के द्वारा, उस पर ना पेटेंट को थोड़ा सा लिबरल कर दिया जाए, मतलब ओपन कर दिया जाए, ऐसा ना रखा जाए कि सिर्फ वही लोग दवाई बनाए, कोई और ना बना पाए। तो हुआ क्या था ना, इस डिमांड को यूएस, यूके, यूरोपियन यूनियन, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान ने बहुत ही बुरी तरीके से नकारा था, क्योंकि मेन बात ये थी ना कि इनका ये कहना था कि भाई जो है इससे पैसा, रेवेन्यू का हमें बहुत नुकसान होगा, काइंड ऑफ यही था। और बाकी ये लोग बहुत ह्यूमन राइट के सब बनते हैं। तो पहले आपको ना ये सब चीज़ें समझने से पहले ना पेटेंट क्या होता है मैं समझाता हूँ। ठीक है, ठीक है, एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से सभी लोग मेरी तरफ देखिएगा। यहाँ पे मान लो कोई एक्स नाम की कंपनी है, उसने ना वाई वैक्सीन बनाई है। क्या बनाई है, वाई वैक्सीन। तो पेटेंट राइट अगर इसको मिल जाता है ना, तो अगले 20 साल के लिए ये वाई वैक्सीन को ना सिर्फ एक्स कंपनी बेच सकती है मार्केट में। समझ में आया?
अगर एक्स कंपनी को पेटेंट मिल जाता है तो अगले 20 साल के लिए वाई वैक्सीन जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक्स कंपनी बेचेगी। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर सरकार तो मोनोपोली को बढ़ा रही है इससे, फिर तो भाई जितने दाम पे चाहे उतने पे बेच देंगे, तो क्यों देते हैं पेटेंट? फिर पेटेंट तो देना ही नहीं चाहिए। तो देखो इसके पीछे रीजन है, जैसे सिर्फ मेडिकल के फील्ड में नहीं है, बहुत सारे हर फील्ड में दिया जाता है, पर हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं मेडिकल फील्ड का। आप इसको इस तरीके से देखो कि कोविड-19 की वैक्सीन बनाने में जिन जिन कंपनी ने अपना हाथ आजमाया होगा, उन्होंने कितना पैसा खर्च किया होगा, 500 बार, 1000 बार नए नए फॉर्मूले बनाए होंगे, नई नई चीजें बनाई होंगी, कभी सक्सेस मिल रही होगी, कभी सक्सेस नहीं मिल रही होगी, तो उनको कितना नुकसान झेलना पड़ता है। जो भी कंपनियां इन सब में रिसर्च में रहती हैं, जो भी पेटेंट के लिए काम करती हैं, या फिर जो भी कोई नया रिसर्च करे, कोई चीज खोजने की कोशिश करती हैं, उनका बहुत सारा पैसा खर्च होता है। तो वो पैसा रिकवर तभी हो पाएगा, या फिर जब तक, देखो आप ऐसे समझ लो कि अगर कोविड-19 में सरकार ऐसा अनाउंस कर दी थी कि भाई कोई भी दवाई खरीद बनाएगा, कोई भी वैक्सीन बनाएगा, हम उसकी वैक्सीन फ्री में बांटेंगे, मतलब उसको कोई पेटेंट वेटेंट का राइट नहीं देंगे, ठीक है। अगर सरकार इस तरीके की चीजें कर देती तो आप क्या ये सोच सकते हैं कि कोई भी बड़ी कंपनी जो है वो इस चीज के ऊपर रिसर्च करती कोविड-19 की वैक्सीन के लिए? जवाब है नहीं, कोई नहीं करता, क्योंकि उनको पता है कोई मॉनेटरी लाभ ही नहीं होना है। सोशल वर्क थोड़ो कर रहे हैं वो लोग, उनको तो बिजनेस चाहिए ना, उनको प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए। तो फिर सभी लोगों ने रिसर्च किया क्योंकि उनको पता था पेटेंट मिलेगा, वैक्सीन के पैसा आएगा। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन रहता है जिसकी वजह से पेटेंट दिया जाता है। दूसरा ये भी होता है कि भाई अगर किसी बंदे ने कोई चीज खोजी है तो उसके पास कुछ समय के लिए तो राइट होना चाहिए कि वो एक्सक्लूसिव उसका यूज कर सके। और तीसरा कि भाई जितनी आपने मेहनत करी है उतना आपको लाभ भी मिलना चाहिए, तो वो वाली चीज है, ठीक है। तो इसीलिए पेटेंट दिया जाता है। इसके बाद पेटेंटेबिलिटी चाहने के लिए क्या क्राइटेरिया होता है? तो सबसे पहली चीज, आपका जो काम होना चाहिए, इट शुड बी नॉवेल, ठीक है, कोई खराब चीज नहीं होनी चाहिए। इन्वेंटिव स्टेप होने चाहिए उसमें, और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए कैपेबल होना चाहिए, ठीक है। टर्म ऑफ पेटेंट क्या होता है? तो भारत के अंदर पेटेंट की टर्म जो है वो 20 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द पेटेंट एप्लीकेशन होती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट इज फाइल्ड विद अ प्रोविजनल और कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। पेटेंट एक्ट 1970 जो है वो प्रिंसिपल लॉ है भारत के अंदर, जो कि पेटेंट से रिलेटेड सारी चीज़ों को रेगुलेट करता है। 1972 में इट केम इनटू द फोर्स। ये जो 1970 का पेटेंट एक्ट आया था, ये इसने रिप्लेस किया था पेटेंट एंड डिजाइन एक्ट 1911, मतलब ब्रिटिशर्स के समय का इंडियन पेटेंट एंड डिजाइन एक्ट 1911 था, उसको पेटेंट एक्ट 1970 ने रिप्लेस किया था। 2005 के अंदर इसमें अमेंडमेंट किया गया था, और उसमें जो है टेक्नोलॉजी के अलावा ऑल फील्ड्स को खोल दिया गया था पेटेंट के अंदर, इंक्लूडिंग फूड, ड्रग्स, केमिकल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। 2021 में भी इसमें कुछ अमेंडमेंट्स आए थे, जिसमें मोस्टली एक सबसे बड़ा अमेंडमेंट था कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो रिसर्च होती थी और उसमें अगर कोई पेटेंट लेना चाहता है तो उसकी फीस जो है ना वो कम कर दी गई थी, ठीक है। अब पेटेंट से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट क्या होता है, इसको भी मैं आपको समझाता हूँ। जैसे क्या हुआ, भाई किसी बंदे ने एक्स नाम की चीज़ बनाई, अब उसने 20 साल का पेटेंट प्राप्त कर लिया, तो 20 साल का पेटेंट जैसे ही ख़त्म होने वाला था ना, मान लो वो अपने 19वें साल में था, तो अब उसको पता है कि यार अगले साल के बाद तो इसकी भाई रॉयल्टी मेरे पास रहेगी नहीं, ये तो भाई सबके लिए ओपन हो जाएगा, मुझे सबके लिए ओपन करना पड़ेगा, तो जो मैं कमा रहा हूँ वो कमा नहीं पाऊंगा। तो उसने क्या दिमाग लगाया कि उसने जो प्रोडक्ट बनाया था ना, उसी तरीके का कुछ और छोटा मोटा अलग टाइप का प्रोडक्ट बना के इसको पेटेंट के लिए अप्लाई कर दिया। मतलब चीज़ वही है, बस नाम चेंज कर दिया कि भाई फिर कोई ना बेच पाए, फिर उसकी वो रहे। तो इसको कहते हैं एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट। इंडिया के अंदर ना ये अलाउड नहीं है। सेक्शन 3D ऑफ इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 जो कि 2005 में अमेंड हुआ था, इट डज नॉट अलाउ पेटेंट टू बी ग्रांटेड टू इन्वेंशंस इन्वॉल्विंग न्यू फॉर्म्स ऑफ ए नोन सब्सटेंस अनलेस इट इज डिफर सिग्निफिकेंटली इन द प्रॉपर्टीज विद रिगार्ड टू द इफिकेसी। मतलब आपने बस वही वाली चीज को कुछ और बना के सामने रख दिया ना, तो आपको नहीं मिलेगा, कुछ अलग होगा तभी मिलेगा। तो एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स जो है वो इंडिया में अलाउड नहीं है। एक होता है कंपल्सरी लाइसेंसिंग, हमने कोविड के दौरान पे बहुत सुना था, तो CL बोलते हैं इसको शॉर्ट में। इट इज द ग्रांट ऑफ परमिशन बाय द गवर्नमेंट टू द एंटिटीज टू यूज, मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट और सेल अ पेटेंटेड इन्वेंशन विदाउट द पेटेंट ओनर्स कंसेंट। पेटेंट एक्ट इन इंडिया डील्स विद CL। तो CL जो है अभी कोविड वैक्सीन के दौरान हमने काफी सारे देखे थे।
इसके बाद थोड़ा सा ओपेक प्लस के बारे में टाइम्स ऑफ इंडिया में निकला था, तो मैंने कुछ आपको बता देते हैं। तो दीज आर द ओपेक प्लस कंट्रीज, ठीक है, ओपेक मेंबर कंट्रीज ये हैं, प्लस तो कुछ और है, आते हैं फिर वापस से मैप दिखेंगे। अभी न्यूज में क्यों है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जिसको ओपेक बोला जाता है एंड इट्स एलाइज जिसको फिर ओपेक प्लस बोला जाता है, उन्होंने डिसाइड किया है कि ऑयल का प्रोडक्शन जो है वो 2 मिलियन बैरल्स पर डे कम कर देंगे, ठीक है। व्हाट इज ओपेक प्लस? तो 1960 में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, वेनेजुएला के द्वारा ओपेक की स्थापना करी गई थी एंड नाउ ओपेक हैज 13 मेंबर स्टेट्स। कौन कौन से हैं? अल्जीरिया, अंगोला, कॉन्गो, इक्वेटोरियल गिनी, गबन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरेबिया, यूएई एंड वेनेजुएला। कतर ने अपनी मेंबरशिप टर्मिनेट कर दी थी 1 जनवरी 2019 को फ्रॉम ओपेक। इसके अलावा इसमें 10 पार्टनर्स भी हैं जिसको फिर मेंबर कंट्रीज बोला जाता है और इनको जोड़ के ओपेक प्लस बोल दिया जाता है। जो 13 मेंबर कंट्रीज हैं इसमें वो हैं अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रशिया, साउथ सुडान एंड सुडान। एवरी मंथ मिलते हैं टू डिसाइड कि कौन सा जो मेंबर स्टेट है वो कितना ऑयल एक्सपोर्ट करेगा। वैसे तो देखो ओपेक को ना एक कार्टेल की तरह समझा जाता है, ये लोग प्राइस को रेगुलेट करने के लिए अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं कि कौन सा भाई देश इतना एक्सपोर्ट करने वाला है। ऑयल के प्राइस इतने महंगे थोड़े होते हैं अगर ये लोग अपना एक रेट फिक्स नहीं करते। तो ओपेक का काम बेसिकली यही है कि वो रेट ऐसा फिक्स करते हैं कि सबका प्रॉफिट होता रहे और दाम जो है ना ऊपर नीचे ना हो। अभी देखो लासा फीवर जो है वो न्यूज़ में था, तो क्या है लासा फीवर, थोड़ा सा जानते हैं, समझते हैं। लासा फीवर जो है ये एक वायरस के थ्रू होता है, फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1963 इन लासा, नाइजीरिया। वायरस जो है ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस होता है जो कि वायरस फैमिली ऑफ एरेनविरिडाई के थ्रू होता है, ठीक है। द फीवर इज स्प्रेड बाय द रैट और प्राइमरीली फाउंडेड इन द कंट्रीज इन वेस्ट अफ्रीका इंक्लूडिंग लियोनी, लिब्रिया, गुइनिया, नाइजीरिया एक्सेट्रा, ठीक है। मैस्टोमिस रेट्स जो होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं लासा वायरस को स्प्रेड करने के लिए। डेथ रेट वैसे इतनी नहीं होती लेकिन प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बहुत खतरनाक वायरस हो सकता है। सिम्टम्स होते हैं स्लाइट फीवर, फैटीग, वीकनेस एंड हेडेक। तो ये था रिगार्डिंग लासा फीवर एंड आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई हो। इससे पहले हमने ओपेक कंट्रीज के बारे में जाना, इससे पहले हमने पेटेंट एक्ट के बारे में जाना, फिर कुछ न्यूज़ जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी वो हमने देखी। दिस इज इट। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।